नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश एक बार फिर से उपराष्ट्रपति को चुनने जा रहा है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या यह आम चुनाव होता है या संसदीय प्रणाली के जरिए सदन में चुनाव? देश में ईवीएम से चुनाव होता है तो फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से क्यों होता है? कैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया होती है? इसमें आम आदमी को वोट का अधिकार नहीं तो फिर कौन कौन वोट डाल सकता है? कैसे वोटों की गिनती होती है और कैसे अगर किसी को कुल वोटों के आधे से ज्यादा वोट नहीं मिलते तो फिर चयन कैसे होता है? शपथ के दौरान उपराष्ट्रपति किसके प्रति आस्था जताते हैं और क्या वर्तमान में क्रॉस वोटिंग बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी समस्या बन सकती है? इससे भी बड़ा सवाल यह कि कौन उपराष्ट्रपति बन सकता है और कौन नहीं। आज हम आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया, पूरा गणित बताएंगे, साथ ही उपराष्ट्रपति के अधिकारों से भी रूबरू कराएंगे, क्योंकि यह उपराष्ट्रपति का चुनाव जिसमें नामांकन, मतदान से परिणाम तक की पूरी कहानी बताएंगे। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव के जिस कार्यक्रम को घोषित किया गया है उससे आपको रूबरू कराते हैं। हालांकि ये कॉमन मैन का चुनाव नहीं, लेकिन कॉमन मैन के जरिए जिनको आपने चुनकर भेजा है उनके चुनाव से जुड़ा मुद्दा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नामांकन के साथ और देखिए नामांकन कब होना है और मतदान कब होना है और परिणाम कब आना है। एक एक करके आपको दिखाते हैं, जरा देखिए। शुरुआत करते हैं। नोटिफिकेशन जारी होगा 7 अगस्त को, यानी कि 7 अगस्त से नामांकन शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो नाम वापसी होगी, नाम वापसी की आखिरी तारीख 21 अगस्त होगी। 21 अगस्त से प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि 21 अगस्त तक आप नामांकन कर सकते हैं और 25 अगस्त तक आप अपने नाम को वापस ले सकते हैं। यानी कि इस इलेक्शन से आप अगर नामांकन करते हैं तो विड्रॉ जो कर सकते हो 25 अगस्त तक आप कर सकते हैं। चुनाव कब होगा? चुनाव होगा 9 सितंबर को और नतीजे कब आएंगे? 9 सितंबर को ही नतीजे आएंगे। जो चुनाव शुरू होगा वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। परिणाम 9 सितंबर को ही आएगा। हालांकि इसका कोई वक्त निर्धारित नहीं है, क्योंकि वोटों की गिनती जब तक होती रहेगी और जब तक ये एक स्पष्ट परिणाम सामने नहीं आ जाता तब तक वोटों की गिनती चलती रहेगी और उसी दिन रात तक परिणाम सामने आ जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति की पात्रता, उपराष्ट्रपति की पात्रता क्या होती है जिसके आधार पर यह तय होता है कि वो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं या नहीं बन सकते? इससे भी अलग, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें जो पहली पात्रता है वो है सदस्य भारत का नागरिक होना चाहिए। यह इसकी पहली पात्रता है और यह होनी भी चाहिए। दूसरी पात्रता है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। 35 वर्ष से कम आयु का उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन नहीं कर सकता। तीसरा है राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए वो पूरे तरीके से योग्य हो। चौथा है वो सरकार या उनके नियंत्रण, यहां सरकार का मतलब दोनों है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। सरकार या उनके नियंत्रण वाले किसी स्थानीय अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद ना धारण करता हो। लेकिन इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राज्यपाल लड़ सकते हैं, मंत्री भी लड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाभ के पद नहीं माने गए। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई राज्यपाल नामांकन के लिए या बीजेपी की तरफ से उपराष्ट्रपति का चेहरा होगा या कोई मंत्री होगा, यह पार्टी को तय करना है। लेकिन नामांकन के दौरान जरूरी क्या क्या है? अब सपोज कीजिए कि कोई एक नामांकन करने जाता है उपराष्ट्रपति के लिए, तो साथ में क्या होना चाहिए, जरा इस पर भी गौर फरमाते हैं। देखिए जरा, उसके पास कम से कम 20 सांसद प्रस्तावक के तौर पर होने चाहिए, कम से कम 20 सांसद। इसके अलावा 20 सांसदों का समर्थन भी होना चाहिए और 15,000 रुपए की जमानत राशि भी होनी चाहिए। अगर वो ये सब कर पाता है तो फिर जो हमने इससे पहले बताया उस आधार पर
अगर वो नामांकन करते हैं तो फिर उनको 20 सांसद प्रस्तावक के तौर पर चाहिए, 20 सांसदों का समर्थन चाहिए और 15,000 रुपए की जमानत राशि भी उनको चाहिए। लेकिन अब हम आपको बताते हैं उपराष्ट्रपति, संविधान, अनुच्छेद और चुनाव, क्योंकि यह संवैधानिक पद है। संवैधानिक आधार पर ही चुनाव को लड़ा जाएगा और बाकायदा अनुच्छेद के जरिए इसका संविधान में जिक्र है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत होती है और इसके बारे में पूरा जिक्र किया गया है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके बारे में मोटे तौर पर अगर उनके इस पद को समझे तो वो क्या भूमिका निभाते हैं। मसलन जो नए उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे वो हमें मूल रूप से 3 जिम्मेदारियों के साथ नजर आए। वो 3 जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं, जरा इस पर भी नजर डालते हैं। देखिए जरा, जिन 3 जिम्मेदारियों का जिक्र हम करें उसमें पहली है दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होगा। इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। पहले राष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति होंगे, ये भी बाय डिफॉल्ट है। जो भी देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपर सदन के सभापति होते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मसलन अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है या किसी वजह से वो उस पद पर नहीं रह सकती तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका को निभाते हैं। इस दौरान वो सारे प्रोटोकॉल जो राष्ट्रपति के पास होते हैं वो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे होते हैं उनके पास भी होते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो उपराष्ट्रपति निभाते हैं और ये सब अनुच्छेद 324 के तहत। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 324 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े 1952 और 1974 के कानूनों के तहत यह जिम्मेदारी पूरी तरह निर्वाचन आयोग के अधीन होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार अगर दोनों संवैधानिक पदों का कार्यकाल सामान्य रूप से समाप्त होता है तो निर्वाचन आयोग को अगले चुनाव के लिए 60 दिन पहले अधिसूचना जारी करनी होती है। लेकिन इस बार सामान्य रूप से कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है, इसलिए अधिसूचना जारी की गई है और बाकायदा बताया गया है कि कब आप नामांकन कर पाएंगे, कब अपने नामांकन को वापस ले सकते हैं, कब मतदान होगा और कब परिणाम आएगा। लेकिन जो 60 दिन पहले अधिसूचना सामान्य तौर पर जो जारी होती है उसके पीछे का उद्देश्य यह होता है कि मौजूदा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनके उत्तराधिकारी को चुन लिया जाए, जिससे संवैधानिक पद रिक्त ना रहे और चुनाव प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके। हालांकि इस बार भी चुनाव प्रक्रिया आसानी से पूरी होगी, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? क्या वैसे जैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है? क्या वैसे जैसे एक सांसद को चुना जाता है? क्या वैसे जैसे एक मुख्यमंत्री को चुना जाता है? या वैसे जैसे एक विधायक को चुना जाता है? इनमें से किसी भी तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता। यह अपने आप एक अलग प्रक्रिया है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत यानी कि एक सदस्य एक मत पद्धति से किया जाता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यसभा के 12 सदस्य भी शामिल होते हैं। चूंकि सभी निर्वाचक सदस्य सदन से होते हैं, इसलिए हर सांसद की वोट की वैल्यू कीमत एक होती है, यानी एक सांसद एक वोट डाल सकता है। हालांकि इसमें उनकी वरीयता को चेक किया जाता है कि उनकी पहली प्राथमिकता क्या है, उनकी दूसरी प्राथमिकता क्या है और उनकी तीसरी प्राथमिकता क्या है। और अगर कैंडिडेट उससे भी ज्यादा है तो वो उसी वरीयता के आधार पर उनको टिक करते जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव, इन दोनों चुनाव के अंदर मूल अंतर क्या होता है, ये भी आज हम आपको समझा देते हैं कि ये दोनों चुनाव बहुत अलग होते हैं। जरा इसको भी देखिए कि दोनों चुनाव के बीच में मूल अंतर क्या होता है। अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो सदन और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों है। मसलन लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, उसके अलावा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके अंदर भाग लेते हैं। मनोनीत जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान शामिल नहीं होते।
इसका मतलब कि जिनको जनता ने चुना है वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जरूर होते हैं, मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, यानी कि जो 12 मनोनीत सदस्य हैं वो भी उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। और ये दोनों की प्रक्रिया का एक मूल अंतर है, विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति को नहीं चुनते, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य और मनोनीत सदस्य ये मिलकर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट का गणित क्या बन रहा है, जरा इसको भी देखिए, क्योंकि क्या वाकई में एनडीए आसानी से उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया को पूरा कर देगी, या कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या 2022 के चुनाव की तरह हो सकती है, जहां उनके ही सहयोगियों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। एक बार वोटों के गणित को भी जरा देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगर लोकसभा की बात की जाए तो सदस्य हैं 543, राज्यसभा की बात की जाए तो सदस्य हैं 233, मनोनीत सदस्य हैं 12 राज्यसभा के अंदर। इसके अलावा कुल सदस्य अगर आप देखेंगे तो 788, इसका मतलब बहुमत के लिए 395 प्लस चाहिए होते हैं। वोटिंग के दौरान जो खाली सीटें हैं उससे ही वास्तविक स्थिति बदल सकती है। मसलन अगर मानकर चलिए अगर 10-20 सदस्य इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनते तो बहुमत अपने आप बदल जाएगा। बहुमत कुल आंकड़े को 2 से भाग देने और उसमें 1 जोड़ने से मिलता है, यानी कि अगर 100 सदस्य हैं तो 51 बहुमत है, 100 को 2 से भाग कीजिए 50 आएगा, उसमें 1 जोड़ दीजिए। यह दरअसल बहुमत का आंकड़ा है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे कि आप विधानसभाओं के अंदर देखते हैं कि अगर किसी एक सांसद को 30% वोट भी मिल गया लेकिन वो तमाम कैंडिडेट में सबसे ज्यादा वोट हासिल करता है तो उसको जीता हुआ मान लिया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए कम से कम बहुमत के आंकड़े का आधा और उसमें 1 को जोड़े, यह आंकड़ा होना बेहद जरूरी है। इसको जरा आसान तरीके से आपको समझाते हैं कि अगर मानकर चलिए 2 कैंडिडेट हैं तो 2 कैंडिडेट में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। ज्यादा समस्या इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अगर एक कैंडिडेट को सपोज कीजिए कि 700 कुल जो सांसद हैं राज्यसभा के और लोकसभा के दोनों मिलकर अगर 700 वोट डालते हैं, अगर एक जो प्रथम उसको अगर 350 प्लस मिलते हैं तो वो अपने आप ही जीत जाएगा। और ये तब होगा जब 2 सदस्य इस मैदान में होंगे, मसलन एक एनडीए की तरफ से एक अपोजिशन की तरफ से, उसमें बहुमत का आंकड़ा कंफर्म होगा। लेकिन एक बार सोचिए जरा, कुल मतदान अगर 700 होता है और उसमें 3 कैंडिडेट खड़े होते हैं और उनमें से एक को 320 वोट मिलते हैं, दूसरे को 310 वोट मिलते हैं और तीसरे को बचे हुए सपोज कीजिए कि 70 वोट मिलते हैं, तो इसमें से क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि जीता हुआ ये होगा? ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत क्लियर है कि आपको इस 700 को भाग दीजिए 2 से प्लस कीजिए 1, 351 के बिना आपको उपराष्ट्रपति नहीं मिल सकता। तो फिर क्या होगा? फिर दरअसल यह होगा कि ये जो 70 वोट डले हैं, सबसे पहले इस कैंडिडेट को इस मतदान प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो ये 70 वोट डले हैं उसमें सेकंड नंबर पर वरीयता किसको दी है, इसको दी है या इसको दी है, यह तय होगा। अब मानकर चलिए इन 70 में से अगर 30 ने वरीयता अगर 1 को दी तो यहां आप 30 जोड़ दीजिए, ये हो जाएंगे 350, और अगर इसको भी 40 वोट दिए तो यहां भी हो जाएंगे 350, तो यहां भी ये सारा टाई हो जाएगा। अब भी कोई विजेता नहीं है। तो फिर कैसे विजेता होगा? विजेता तब होगा जब इनमें 351 का आंकड़ा सामने आएगा। इसमें भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है और यह काउंटिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि 351 का आंकड़ा नहीं आ जाता। और अमूमन राज्यसभा के और लोकसभा के
कुल गणित में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके से टाई हुआ हो, और यह भी बहुत कम होता है कि तीसरा कैंडिडेट खड़ा हो, इसलिए इस प्रक्रिया तक बहुत ज्यादा नहीं पहुंचे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसमें कुल जो वोट पड़े उसको 2 से भाग दीजिए और उसके बाद उसमें 1 को जोड़ दीजिए। यही दरअसल बहुमत का आंकड़ा होता है, और इसी के साथ यह तय होता है कि कौन उपराष्ट्रपति चुना गया है और कौन उपराष्ट्रपति नहीं चुना गया है। लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन की भी एक बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि यह बैलेट पेपर से चुनाव होता है, और आप जानते हैं इसके लिए एक स्पेशल पेन होता है। अगर उस पेन से सही टिक मार्क नहीं किया तो सांसदों के वोट को रद्द कर दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव पोस्टल बैलेट से होता है। वोट देने वाले सांसदों को सभी प्रत्याशियों के आगे वरीयता क्रम में अंक अंकित करने होते हैं, और ये अंक भारतीय, रोमन या मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में दे सकते हैं। लेकिन शब्दों में पहली वरीयता देना अनिवार्य है, बाकी वरीयताएं वैकल्पिक हैं। चुनाव आयोग मतदान के लिए विशेष स्याही वाली कलम देता है, जिसे मतदान केंद्र पर ही उपलब्ध कराया जाता है। मतदान के लिए किसी अन्य पेन का इस्तेमाल करने पर वोट अमान्य घोषित कर दिया जाता है। यह पूर्ण रूप से गुप्त मतदान होता है, इसलिए आपने देखा होगा कई बार कि जब कोई कैंडिडेट अपने वोट को पार्टी की किसी कैंडिडेट को या किसी भी नेता को दिखा देता है तो उसको रद्द कर दिया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज का कोई भी सदस्य अपना मतपत्र किसी दूसरे को दिखा ही नहीं सकता। वोटिंग के बाद मतपत्र को ठीक से मोड़ना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन पर वोट अमान्य घोषित हो सकता है। राजनीतिक दल अपने सांसदों को किसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने का व्हिप जारी नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार की रिश्वत, दबाव या अनुचित प्रभाव की स्थिति में चुनाव को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया जा सकता है। मतदान वाले दिन ही परिणाम घोषित होते हैं। और उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों का गणित फिलहाल क्या बन रहा है? क्या वाकई में टफ फाइट होगी या नहीं होगी? जरा एक बार इस गणित पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए जरा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर फिलहाल वोटों का गणित क्या है। अगर बात एनडीए की जाए तो 293 है, उनमें बीजेपी के 240 है। आईएनडीआई की बात की जाए तो 233 है, कांग्रेस के 99 है। राज्यसभा की बात की जाए तो एनडीए के 112 है, जिनमें बीजेपी 96 है, और आईएनडीआई के 80 है, और उनमें कांग्रेस 27 है। जब आप 240 में 96 जोड़ेंगे तो आपके बहुमत के आंकड़े से यह काफी ज्यादा होगा, और इसलिए बीजेपी को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि जीत आसान है, लेकिन यह भी सच है इसके साथ कि एकता का भी ये इम्तिहान है, क्योंकि लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद और राज्यसभा में लगभग 112 सांसद हैं। कुल मिलाकर 788 सांसदों के निर्वाचक मंडल में एनडीए की संख्या लगभग 405 के आसपास, जो बहुमत 394 प्लस 1 यानी कि 395 से ज्यादा है। इसलिए बीजेपी को परेशानी नहीं हो। हालांकि सहयोगी दलों की क्षेत्रीय प्राथमिकताएं स्वतंत्र रुख चुनौती बन सकते हैं, जैसे टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, जिसके 16 लोकसभा और 3 राज्यसभा सदस्य हैं। जेडीयू के 12 लोकसभा और 5 राज्यसभा सदस्य हैं, जो एनडीए के प्रमुख सहयोगी हैं। इन दलों ने एनडीए से इतर हाल के समय में कई स्वतंत्र रुख अपनाए अपनी लोकल पॉलिटिक्स को देखते हुए, जैसे बिहार में जेडीयू की क्षेत्रीय मांगे और टीडीपी की आंध्र प्रदेश केंद्रित नीतियां। यदि उम्मीदवार चयन से सहमत नहीं होते तो बीजेपी को समस्या हो सकती है। संभावित क्रॉस वोटिंग का खतरा भी दोनों ही गठबंधन दल उठा सकते हैं। याद कीजिए 2022 का उपराष्ट्रपति का चुनाव, उसमें विपक्षी गठबंधन में क्रॉस वोटिंग देखी गई थी, जिससे एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को जोर में लाभ हुआ। लेकिन अगर एनडीए के कुछ सांसद असंतुष्ट होते हैं तो क्रॉस वोटिंग एनडीए के खिलाफ भी जा सकती है। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि बीजेपी इसको लेकर ज्यादा सतर्क है और सक्रिय है। लेकिन ये पूरा का पूरा चुनाव निर्वाचन आयोग को कराना है, तो निर्वाचन आयोग की भूमिका इस पूरे इलेक्शन में क्या रहने वाली है और किस तरीके से भूमिका को निभाते हैं, जरा एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। देखिए जरा, उनके जो मुख्य काम है चुनाव का संचालन करना, निगरानी और नियंत्रण करना, और यह बाकायदा भारत निर्वाचन आयोग को अधिकार अनुच्छेद 324 के तहत मिलता है।
यह पूरा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन के सुपरविजन में होता है। इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको उपराष्ट्रपति की शपथ, क्योंकि 9 सितंबर को हिंदुस्तान को नए उपराष्ट्रपति मिलेंगे, तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद जो शपथ लेते हैं वो किसके प्रति समर्पित होते हैं, ये भी जरा चलते चलते आपको दिखाते हैं। ये शपथ होती है मैं, उसके बाद नाम जो भी चुने जाएंगे। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। यह शपथ हम इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि अक्सर आसन पर बैठे व्यक्ति पर पक्षपात के आरोप लगते हैं और यह वर्तमान सियासत का कटु सत्य है। तो उम्मीद कीजिए कि जो नए उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सर्वमान्य नेता होंगे और सब पक्षों को साथ लेकर चलने की काबिलियत रखते होंगे, यह हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यही भारत का संविधान है, यही भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यही सदन में आसन के कर्तव्य है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।